जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। और मैं कहूंगा आपको, अगर आप एसएससी जीडी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं और वर्दी पाना चाहते हैं तो आज का यह क्लास आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको जो प्रश्न बताया जाएगा वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न, हुबहू यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो आज का आपका जो पहला प्रश्न है वो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? मैं उससे पहले आपको क्लियर कर दूं, शास्त्रीय नृत्य से आपके एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य, ये जो क्वेश्चन है कई बार आपके एग्जाम में रिपीटेड सवाल है, पूछा गया सवाल है और संभावना है कि इस बार यह सवाल पूछ सकता है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो याद रखिएगा केरल में है। ये कहाँ में है? केरल में मनाया जाता है। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कहाँ मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। और यह किस भगवान की याद में मनाते हैं? तो भगवान विष्णु के याद में हम लोग मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य मनाते हैं। ठीक है ना। अब आपके एग्जाम में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये सभी सवाल इससे रिलेटेड और यही सब संभावना है कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे में भारतनाट्यम भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य, आपके एग्जाम में पूछेगा भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है सीधे आपके एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम बेसिक क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का। भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। अगला सवाल पंडित बिरजू महाराज से बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सवाल है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से। किससे है? कथक नृत्य से। वह एक डांसर थे। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक नृत्य से। ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है और ये वाला भी आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। और अगला सवाल क्या कह रहा है? त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? कौन सा पर्व या कौन सा महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। यह जो क्वेश्चन है सीधे आपके एग्जाम में छपने वाला सवाल है। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और यह नागालैंड में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। एकदम याद रखिएगा, जो क्वेश्चन है सीधे आपके एसएससी जीडी के टारगेट प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो एक बार और हम क्लियर कर देते हैं, आपका कोई डाउट नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस बार हमको वर्दी कैसे भी करके ले लेना है। तो पढ़ाई कीजिए अच्छे से। मोहिनी अट्टम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? बिल्कुल राइट आंसर केरल का हो जाएगा। उसी प्रकार से पूछेगा भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य आपका भरतनाट्यम हो जाएगा जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। जो कि कहाँ में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला सवाल क्या पूछेगा? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से है। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे? कथक नृत्य से है। अब अगला सवाल पूछेगा त्योहारों का त्योहार, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है। या नागालैंड में मनाया जाता है। त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? हॉर्नबिल महोत्सव को कहा जाता है और यह कहाँ में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, अगला फैक्ट है जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये वाला जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है जिसे कुचेलपुरम गांव से हुई थी। जिसका उत्पत्ति कहां से हुआ था? कुचेलपुरम गांव से ये कुचिपुड़ी नृत्य का शुरुआत हुआ था। ठीक है, कुचेलपुरम गांव से कुचिपुड़ी नृत्य का शुरुआत हुआ था। इसका याद करने का ट्रिक कैसे? ये वाला आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो कच्चा पूड़ी आंध्र लोग खाता है। कच्चा पूड़ी कौन खाता है? आंध्र लोग। तो आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी यानी कच्चा पूड़ी कौन खाता है? आंध्र लोग। तो आंध्र प्रदेश। ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है ना। छतरिया असम का शास्त्रीय नृत्य है। छतरिया कभी कभी आपके दे देता है। छतरिया, सतरिया ऐसे हम लोग बोलते हैं उसको। ठीक है ना। वो असम का राष्ट्रीय नृत्य है। आपके एग्जाम में पूछेगा छतरिया कहाँ का लोक नृत्य है? तो असम का है जिसे श्रीमंत शंकर देव ने शुरू किया था। इसे किसने शुरू किया था? श्रीमंत शंकर देव ने शुरू किया था। एकदम पॉपुलर सवाल है, आपके एसएससी जीडी में ये वाला प्रश्न पूछा जा सकता है। और असम का एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो फेवरेट सवाल है बिहू। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू आपका असम का हो जाता है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य हो जाता है? असम का। गरबा कहाँ का हो जाता है? गरबा आपका गुजरात का हो जाता है। गरबा कहाँ का
लोक नृत्य हो जाता है, गुजरात का हो जाता है। ठीक है, आगे आइए देखिए। और यहाँ पर जो जो सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया हो, रिपीटेड हो रहा है, वही 4-5 सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, ऐसे तो बहुत सारा लोक नृत्य है, लेकिन यहाँ पर 5 ऐसे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य लाए हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे में देख सकते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऊपर भी करवाए। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक उत्तर प्रदेश का है, जो कि उत्तर भारत में आता है। ठीक है ना, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश का एक आपका नौटंकी भी हो जाता है। नौटंकी कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का ही है। आपके एग्जाम में पूछे तो आपको सही करना है। उसके बाद कथकली को देख लेते हैं। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? तो केरल का। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? केरल का। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। अभी हम आपको बताएं ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का है। ठीक है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है जो कि सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक आपका पूछा जाता है गरबा। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? तो गरबा आपका यहाँ पर नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा, गरबा आपका गुजरात का है। गरबा आपका कहाँ का है? गुजरात का है। गरबा या डांडिया, गरबा या डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है? गुजरात का। उसी प्रकार से एक और इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, रौफ। रौफ कहाँ का लोक नृत्य है? रौफ कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा, रौफ आपका असम का, सॉरी, रौफ जो है वो आपका जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य क्या है? रौफ है। गरबा और डांडिया गुजरात का हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा का है। ठीक है ना, हो सके तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसका रिपीट अगेन कर लीजिएगा, मतलब फिर से इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना, तो चलिए, क्योंकि आपको याद रहेगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 17 है वह किससे संबंधित है? मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, भारतीय संविधान से आपके एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, लगभग में, जिसमें अनुच्छेद से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है अनुच्छेद 17। मैं आपको कहूंगा साथियों, आज का यह जो क्लास होने वाला वास्तव में आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, और यहाँ से वास्तव में आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 17 का संबंध किससे? तो अपशिष्टता यानी छुआछूत का उन्मूलन से है। ठीक है ना, यह किससे संबंधित है? छुआछूत से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो छुआछूत से संबंधित है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। अब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। सबसे पहले अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा और हृदय कहा है। आपके एग्जाम में पूछेगा अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया है? तो संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं संविधान का आत्मा और हृदय किसे कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 को कहा गया है। किससे कहा गया है? अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया है। किसने कहा है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? सिक्किम। सिक्किम को 36वें संविधान संशोधन द्वारा आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब बनाया गया? 1975 ईस्वी में। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 36वां संविधान संशोधन द्वारा। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य या सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 ईस्वी में बना। किस संविधान संशोधन द्वारा? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला नंबर सवाल है, पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुआ था? पंचायती राज का सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था वह आपका हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा पंचायती राज का शुरुआत सबसे पहले कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगर पूछ दे कहाँ हुआ था तो राजस्थान के नागौर जिला में बलवंत राय मेहता के सिफारिश पर किया गया था। अगला नंबर सवाल है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद किसके तहत मतलब मौलिक अधिकार बनाया गया है? मतलब शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार बनाया गया। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत बनाया गया है, तो अनुच्छेद 21 के तहत बनाया गया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, वास्तव में मैं आपको बता रहा हूं कि आज का जो क्लास करवा रहे हैं वो सीधे आपके एग्जाम में लड़ेगा। मैं वादा करता हूं और आप भी वादा कीजिए कि हाँ सर, आपका क्लास हम पूरा देखेंगे। देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको फायदा करेगा, और जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि वहां से ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए, और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा,
क्योंकि इतना मेहनत आप लोगों के लिए ही किया जा रहा है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न आपको इस वीडियो में हम लोग करवाएंगे जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। और चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो जाए तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज से लेकर आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है, पहले हम क्लियर कर दें। आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है और आज से लेकर आपके एग्जाम तक ऐसा क्लास चलेगा जो कि सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न लड़वाएगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार बता दीजिएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आ जाइए, अगला नंबर सवाल है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, ठीक है। उससे पहले हम लोग पहली वाली को क्लियर कर लेते हैं। तो पानीपत का जो पहली लड़ाई हुआ था वह आपका हुआ था 21 अगस्त 1526 ईस्वी को। 21 अगस्त ये लिख देते हैं और 1526, 21 अगस्त 1526 को पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था। 21 अगस्त 1526 ईस्वी को पानीपत का पहला लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था। दूसरा आपके एग्जाम में ज्यादातर नहीं पूछता है, फिर भी याद रख लीजिएगा, पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में हुआ था। दूसरा ऐसे ज्यादातर नहीं पूछता है, ठीक है ना। तीसरा आपका क्या हो गया, 1761। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, ये ज्यादातर आपके एग्जाम में तीसरा वाला पूछा जाता है, तो आपको याद रख लेना है, ठीक है। पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, 1761। अगर पूरी डेट की बात करें तो 14 जनवरी 1761 ईस्वी को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, तो मराठा साम्राज्य और दुरानी के बीच हुआ था। मराठा जो साम्राज्य था और दुरानी के बीच हुआ था। तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था, मराठा साम्राज्य और दुरानी के बीच हुआ था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से एक बार आपको क्लियर कर दे, अगर आपको कोई डाउट हो तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी में, पूरी डेट की बात करेंगे तो 21 अगस्त 1526, 21 अगस्त 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ था, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा आपका 1556 में, तो दूसरा वाला ज्यादातर नहीं पूछता है तो इसलिए उसको नहीं भी याद करेंगे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। पहला और तीसरा आपके एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है 1761। 1761 ईस्वी में क्या हुआ था, पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था, जो कि आपका सवाल पूछ रहा है, ठीक है। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था, मराठा साम्राज्य और दुरानी के बीच हुआ था। मराठा साम्राज्य और दुरानी के बीच हुआ था। 1764 की बात करेंगे तो 1764 ईस्वी में आपका बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। एक आपका प्लासी का युद्ध पूछा जाता है, याद रखिएगा प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 ईस्वी में। और आप लोग अपना स्कोर भी बताते जाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम आपको 20 प्रश्न जीके जीएस के करवाएंगे, उसके बाद हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, उसके बाद मैथ को करवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग पहले जीके में कितना स्कोर, स्कोर का टारगेट कम से कम 15 प्लस रखिए, ठीक है ना। 15 प्लस अगर यहाँ स्कोर का टारगेट रखते हैं तो आपके एग्जाम में 16-17 जीके में प्रश्न सही होगा, ठीक है ना। तो 15 प्लस प्रश्नों का जवाब दीजिए, हम लास्ट में हम पूछेंगे आपका स्कोर, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है 2011 में भारत का अंतिम जनगणना हुआ था, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ था सिक्किम में, मतलब सॉरी, सवाल क्या कर रहा है, सिक्किम, मतलब कह रहा है कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। यहाँ की जनसंख्या जो आपका है, याद रखिएगा 6.1 लाख है, 6.1 लाख, मतलब 6.1 लाख यहाँ की जनसंख्या है। तो मतलब समझ सकते हैं यहाँ की आबादी कितनी है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो वो कौन सा हो जाएगा, कोई बच्चे बता सकते हैं भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है जनसंख्या के आधार पर। तो जनसंख्या के आधार पर आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश होता है। क्या आता है, उत्तर प्रदेश आता है, जिसका जनसंख्या लगभग में 11 करोड़ है। जिसका में जनसंख्या लगभग में कितना है, 11 करोड़ है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, और सूर्योदय का प्रदेश किसे कहा जाता है, सूर्योदय का राज्य किसे कहा जाता है, अरुणाचल प्रदेश का। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उगता है, अरुणाचल प्रदेश में उगता है, ठीक है। ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सीधे आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेगा। और अभी तक जो बच्चे एसएससी जीडी वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए, वर्तमान में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा
जो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी है। और नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? नीति आयोग का स्थापना 2015 ईस्वी में किया गया था। और इसका पहले का जो नाम था, पूछेगा नीति आयोग के पहले का नाम क्या था, तो याद रखिएगा योजना आयोग था। क्या था पहले का नाम? योजना आयोग था, ठीक है ना, योजना आयोग था। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। और जब तक आपका एग्जाम होगा डेली आपको ऐसे ही क्लासेज मिलेगा। तो चैनल को क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली क्लास करने के लिए, ठीक है। साथ में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो भी क्लास होगा एग्जाम के टाइम सबसे पहले आपको पता चलेगा, ठीक है। और जो भी पीडीएफ रहेगा एग्जाम के टाइम में आपको ग्रुप में ही डाला जाएगा, तो ठीक है। तो 9334517119 इस पर आपको एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है? एसएससी जीडी लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। मतलब आपके पास एक लिंक जाएगा, लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लास पहले इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल क्या करा? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किन्हें जानते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? तो याद रखिएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं। हरित क्रांति के जनक के रूप में हम लोग किनको जानते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को जानते हैं, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? याद रखिएगा हरित क्रांति का जो संबंध आपका हो जाएगा वह किससे हो जाएगा? कोई बच्चे बताएंगे हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध फसल से है। किससे है? फसल से। और फसल न देके कभी कभी आपका गेहूं दे देता है। क्या दे देता है? गेहूं। तो याद रखिएगा फसल या गेहूं से संबंध है हरित क्रांति का, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 7 नंबर आपका सवाल है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा यह आपका सतलुज नदी पर। यह आपका किस नदी पर है? सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछेगा भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई की बात करेगा तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है, जो कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला से निकलता है। जो कि कहाँ से उत्पन्न होता है? मतलब जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा मतलब गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, गंगा नदी कहाँ से निकलता है? तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला का गंगोत्री हिमनद से निकलता है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर आपका सवाल क्या करा है, जो कि सीधे आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। फिफा विश्व कप, जो फिफा विश्व कप होता है वह 2022 का खिताब किसने जीता था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2022 का खिताब किसने जीता था, ठीक है, बताइएगा किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था। कौन सा देश जीता था? अर्जेंटीना ने खिताब 2022 जीता था। फिफा विश्व कप 2022 किसने जीता था? तो अर्जेंटीना ने जीता था, ठीक है। इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, अगर पूछेगा भी तो यही प्रश्न पूछेगा, ठीक है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मुद्रा से याद रख लीजिएगा। मुद्रा जो देश की मुद्रा, जैसे हमारे भारत देश की मुद्रा रुपया है, अमेरिका का डॉलर है, उसी प्रकार से कुछ चीन वाला, जैसे में याद रखिएगा चीन वाला पिछले साल पूछा गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर बता देते हैं, टॉपिक बता देते हैं। मुद्रा हो गया, नृत्य हो गया, खेल हो गया, और क्या उसको बोलते हैं, नृत्य तो एक हो गया, खेल हो गया, संविधान हो गया। ये सारे टॉपिक से आपके एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? ठीक है, कौटिल्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सा है? तो याद रखिएगा कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया है वह आपका अर्थशास्त्र। क्या लिखा गया है? अर्थशास्त्र लिखा गया है। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। इंडिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखा गया है, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? अगला नंबर सवाल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है, ठीक है। ये एक विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन बी 1 का नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। कैल्सिफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का होता है। कैल्सिफेरॉल किसका होता है? विटामिन डी का होता है। विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। कौन सा विटामिन कहते हैं? सनशाइन विटामिन कहते हैं। या सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा विटामिन डी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? सूरज की रोशनी से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। सारे आप याद कर लीजिए। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है। ये विटामिन बी 1 का है। ये विटामिन डी का है।
याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल है 12 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया। नारा से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, तो आप याद रख लीजिएगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नारा किसने दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इंपोर्टेंट हो जाएगा। और आप लोग बताइएगा आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, और महात्मा गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था करो या मरो। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया था, ये पूछेगा अगर आपके एग्जाम में, तो याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। आपके एग्जाम में पूछेगा महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा कब दिया गया था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में ही हुआ था 8 अगस्त को, ठीक है। चलिए, भारत के किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको उत्सव से पूछा गया सवाल है। भारत के किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है, याद रखिएगा भारत के किस राज्य में लोसांग उत्सव मनाया जाता है, तो सिक्किम में, जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य। आपको अभी हम बताएं कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाता है, लोसांग हो जाता है। लोसांग मतलब एक कहाँ में मनाया जाता है, सिक्किम में। और सिक्किम भारत का सबसे सबसे क्या है, छोटा राज्य है जनसंख्या के आधार पर। असम का कौन सा हो जाएगा, बिहू हो जाएगा, याद रखिएगा। हालांकि नागालैंड और मणिपुर का आपको ऊपर हम करवा दिए, ठीक है। अगला सवाल क्या कराए, कथक भारत के किस भाग का मुख्य नृत्य है, ये भी आपको बता दिए ऊपर हम लोग। कथक के किस भाग का, कथक सबसे पहले हमको क्लियर कीजिए कहाँ का लोक नृत्य है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है, ये आपको हम ऊपर बता चुके हैं। पहले ये हमको क्लियर कीजिए और उसके बाद हम बताते हैं ये किस भाग का है। तो कथक आपका उत्तर भारत का, ये आपको ब्रैकेट में वहां पर देखिए लिखा भी होगा, दिखा देते हैं आपको, आपको विश्वास नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए हम जो बताते हैं ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हम क्या बताए थे, यहाँ पर आपको हम बताए थे ना कथक उत्तर भारत का भाग है। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट में वहीं चलते हम लोग लिख दिए थे उत्तर भारत का, क्योंकि ये पूछा गया सवाल था, ठीक है ना। आप लोग इतना विश्वास माने कि हम जो प्रश्न बताएंगे बाबू वो सीधे आपके एग्जाम के लिए, तो कथक उत्तर प्रदेश का उत्तर भारत का भाग है। देखिए हम इसलिए आपको जो भी प्रश्न बताते हैं वो सीधे आपके लिए काम देता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना सवाल, आ जाइए। ये हो गया कथक भारत के किस भाग का मुख्य नृत्य है, तो उत्तर भारत का हो गया, ये भी पता चल गया कथक उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। आगे चलिए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 16 नंबर आपका सवाल क्या करा है, 16 नंबर आपका सवाल है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो याद रखिएगा राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वह आपका कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राष्ट्रसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति प्रेसिडेंट जी होते हैं। कौन होते हैं, प्रेसिडेंट जी होते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। राष्ट्रपति अभी पूछेगा वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है, ठीक है। चलिए 17 नंबर आपका सवाल क्या करा है, 17 नंबर आपका सवाल है हम्पी के अवशेष किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, हम्पी के जो अवशेष है वह किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम्पी के अवशेष किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा यह आपका कर्नाटक में हो जाएगा। हम्पी कहाँ में है, कर्नाटक में है। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम्पी आपका कहाँ में है, कर्नाटक में, ठीक है। आगे चलिए 18 नंबर आपका सवाल क्या कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वह 78% है। यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस कौन सा, नाइट्रोजन है, जो कि 78% होता है। यह इसका सूत्र होता है N2 होता है। 21% क्या है, ऑक्सीजन गैस है। 0.003% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपका अन्य गैस हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल कर रहा है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। महात्मा बुद्ध से भी आपके एग्जाम में सवाल बनता है, तो अच्छे से देख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो लुम्बिनी में दिया था। कहाँ में दिया था, लुम्बिनी में दिया था, याद रखिएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना सॉरी 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 यहाँ पर बिग मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, इनका तो देखिए इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 ईसा पूर्व में, सॉरी
483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक है ना। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, ठीक है ना। और इनका ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, पीपल ब्रिज के नीचे। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, 483 ईसा पूर्व में, ठीक है ना। आप लोग अब ये सोचेंगे कि सर 563 में जन्म हुआ, 483 में मर कैसे गए? तो ईसा पूर्व में समय बाबू पीछे आपका चलता है, ठीक है। पीछे का मतलब ये छोटा वाला है, ये बहुत आगे वाला आपका समय है, ठीक है। चलिए, तो सारा यहाँ पर हम लोग क्लियर कर देते हैं, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि काफी बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो सर गलत बता दिया, ऐसा बात नहीं है बाबू। होता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, लेकिन देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, पहले ये आपको क्लियर कर लेना है। उसके बाद ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, उनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बात क्लियर। चलिए, 20 नंबर आपका सवाल क्या है? 20 नंबर आपका सवाल है, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है? तो 6 है। अगर संविधान में अनुच्छेद पूछेगा तो संविधान में 395 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, याद रखिएगा, ठीक है। संविधान में टोटल 395 अनुसूची और 12 395 अनुच्छेद और 12 क्या है? अनुसूची है, ठीक है ना। आगे चलिए, अब हम लोग हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। अब हम लोग किसके प्रश्न को देख लेते हैं? हिंदी के प्रश्न को देख लेते हैं। उससे पहले आप लोग जीके में अपना स्कोर बताइएगा, 20 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया? 20 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया? ठीक है, आगे आइए। अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंधे की लाठी मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंधे की लाठी हो जाएगा एकमात्र सहारा। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र आप किसी का सहारा है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अब आप भी अपने मम्मी पापा के सहारे हो, यानी अंधे की लाठी हो आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए, फटाफट लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लोग अपना स्कोर बताएंगे। हिंदी में भी आप लोग 20 में से कम 17-18 का स्कोर टारगेट रखिए, ठीक है। 17-18 प्लस सही करने का टारगेट रखिए, ठीक है। 2 नंबर आपका सवाल क्या करें? निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर कौन सा आशीर्वाद सही लिखा हुआ है? कौन बच्चे बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा आशीर्वाद सही लिखा हुआ है? तो बी वाला जो आशीर्वाद आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट, वाक के ऊपर जैसे में वाक ऐसे लिखा है, ये वाला आशीर्वाद बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या करें? अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर का उल्टा क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, अस्थावर का उल्टा जंगम होता है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अस्थावर का उल्टा क्या होता है? जंगम होता है, ठीक है। आगे चलिए, 4 नंबर आपका सवाल क्या करें? 4 नंबर आपका सवाल है, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आप लोग इसका जवाब दीजिए, बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप लोग जवाब दीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, 5 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा। जो सब कुछ जानता हो उससे किसी उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? ये भी इसका भी राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। जो सब कुछ जानता हो उससे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल राइट आंसर आपको आ रहा है सी सर्वग, ठीक है। आगे चलिए, अगला नंबर सवाल है, हिंदी में हम लोग थोड़ा फटाफट करेंगे क्योंकि मैथ भी हमको करना है, ठीक है। अगर 30 मिनट के अंदर हिंदी खत्म हो जाता है तो मैथ भी आपको करवा देंगे, अगर नहीं होता है तो आज हम लोग हिंदी को ही क्लियर करेंगे, ठीक है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। जैसे मैं हाथ मल रहे तो अब पछताने से क्या फायदा है? मेहनत कीजिए। देखिए, अभी कोई कुछ बच्चे होंगे, सर बोलेंगे सर मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो बाबू अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। और जो टाइम बचा है उसमें पढ़िए, हो सकता है रिजल्ट आपका बेहतर हो जाए। तो मेहनत कीजिए, अभी से ही मेहनत कीजिए। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल क्या है जो कि सीधे आपके एग्जाम में आएगा? दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। अल्पायु। अल्पायु का उल्टा क्या होता है? अल्पायु मतलब कम उम्र वाला, तो उसका उल्टा हो जाएगा दीर्घायु, ज्यादा उम्र वाला, ठीक है। आगे चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछेगा, कमल का पर्यायवाची शब्द है। कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द आपका क्या हो जाएगा? तो कमल का जलज हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? जलज। कमल को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? जलज बोल सकते हैं। अगला नंबर सवाल क्या है? रिक स्थान को भरे। रिक स्थान को भरे, राम ने रावण को डॉट 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 किया। मतलब राम ने रावण का क्या किया? मौत किया, विनाश किया, वध किया, क्या किया? कोई बच्चे बताइए। तो वध किया। राम ने रावण का क्या किया? वध किया। वध किया यहाँ पर भराएगा, ठीक है। आगे चलिए, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या है? लुकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, लुकोक्ति का अर्थ क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा मतलब जो बहुत अधिक, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 10 रोटी खाता है, उसे आप 1 रोटी दीजिएगा, तो वही बात हो गया ना, ऊंट के मुंह में जीरा। तो वही आवश्यकता से बहुत कम, आवश्यकता मतलब जितना का आवश्यकता है उससे बहुत कम मिला है, यानी ऊंट के मुंह में जीरा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? 11 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके सीधे एग्जाम में आएगा। शुद्ध वाक का चयन करना है आपको। शुद्ध वाक का चयन करें। शुद्ध वाक का चयन कैसे होगा? आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। वापस कल वह लौटा
जैसे में वह कल वापस लौट आए, ये गलत है। वह कल लौट आए, ये भी गलत है। वह कल वापस लौट आया था, ये भी। वापस कल वह लौटा, वापस नहीं कहता, वापस कल वह लौटा, बिल्कुल ये सही वाक्य बनेगा यहाँ पर। ठीक है, 12 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 12 नंबर आपका सवाल है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं। यहाँ पर अमृत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो याद रखिएगा, अमृत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन बच्चे इसका बताएंगे? अमृत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? अमृत का मतलब सुधा हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा, रसाल हो जाएगा, लेकिन सोम नहीं होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? नहीं पूछ रहा है ना, तो सोम हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर आपका सवाल क्या कर रहा है? 13 नंबर आपका सवाल है उत्थान का उल्टा क्या होगा? उत्थान का विलोम शब्द क्या होता है? पतन होता है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है 15 नंबर आपका सवाल है आंख फेर लेना। आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आंख फेर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्यार कर, जैसे में आंख फेर लेना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाना। क्या हो जाना? उदासीन हो जाना। जैसे में ना कहते हैं आंख फेर लिया, मतलब आप किसी से आंख फेर लिए, मतलब उससे उदास हो गए। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। यहाँ पर कौन सा कवित्री आपका सही लिखा हुआ है, कौन बता सकते हैं? ठीक है, शुद्ध वर्तनी का आपका चयन करना है। शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर कौन सा सही होगा? कवयित्री। कौन सा कवित्री सही होगा? कवयित्री, कवयित्री सही है। चलिए, गणेश का गणेश का पर्यायवाची शब्द है। गणेश का कौन सा यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है? कोई बच्चे बताइए। गणेश, गणेश को हम लोग गजानन बोलेंगे। पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर आपका सवाल है इलोक। इलोक, इलोक का उल्टा क्या होगा? इहलोक का उल्टा परलोक होता है। इहलोक का उल्टा क्या होता है? परलोक होता है। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलिए। 19 नंबर आपका सवाल है आज का युवा पीढ़ी डॉट डॉट यहाँ पर फिल करना है कि ओर जा रहा है। आज का जो युवा पीढ़ी है वो किसके ओर जा रहा है? तो उन्नति की ओर जा रहा है। उन्नति की ओर जा रहा है ना, उन्नति की ओर। ठीक है, आगे बढ़ रहा है। 20 नंबर आपका सवाल है गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? गागर में सागर भरना का अर्थ क्या है? तो कोई कोई एक बच्चा बताएगा समुद्र में पानी लाना। नहीं बाबू, ऐसे नहीं होगा। गागर में सागर भरना का अर्थ क्या हो जाता है? थोड़े में बहुत कुछ कह देना। जैसे में कुछ छोटा सा बात है, उसमें आप बहुत कुछ कह दें, तो वही हो गया गागर में सागर भरना। जैसे में अभी आपके पास बहुत कम टाइम बचा है ना एग्जाम के लिए, बहुत कम टाइम बचा है। 23 अप्रैल से इसका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके लिए बहुत कम टाइम बचा है। तो इसमें आप लोग क्या कीजिए? गागर में सागर भर दीजिए, यानी कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कीजिए। ठीक है ना, चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग को इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे जाकर जुड़ सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।